R/2 या R बराबर 2F, अथवा उत्तल दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लेटेस्ट फेस द एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट्स करें। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दें कि यह चैनल जो है मैट्रिक, बिहार बोर्ड, इंटर बिहार बोर्ड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न तरह के वीडियो तैयार करके आप लोगों की सेवा में अपलोड करती है। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे इस पर। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए हम लोग एक उत्तल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये फिगर है। इधर से हम लोग इसको अंदर से कलई करते हैं। ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण, इसमें क्या होता है कि इसकी परिभाषा ही है कि ऐसा दर्पण जिसके बाहरी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है और अंदर का जो सतह है इसमें कलई की रहती है। तो अंदर के सतह में कलई की है। इसका नाम हम लोग रख देंगे, कोई नाम रख देंगे, मान लीजिए B इसका नाम रख देते हैं। और इसका एक ध्रुव होगा अर्थात मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, जिसको सेंटर हम लोग कहते हैं P यानी ध्रुव कहते हैं इसको। तो ध्रुव इसको हम लोग नोट कर लिए। इसके बाद यहाँ से एक हम लोग सबसे पहले तो ये एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहेंगे। ये रेखा है, इसको हम लोग मिला देंगे। इस तरह से ये रेखा मिला देते हैं, ठीक है। अब है कि इस दर्पण के सामने कोई बिंदु हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये इस दर्पण के सामने हमारा बिंदु है जिसके सामने से प्रकाश की कोई किरण आती है और दर्पण के किसी एक बिंदु से टकराती है। हम लोग जानते हैं कि दर्पण पर जो आपतन की क्रिया होती है और परावर्तन की जो क्रिया होती है, तो उसी से हम लोग मतलब इसको सिद्ध करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ये बिंदु है A, यहाँ से प्रकाश की कोई किरण चलती है, इसका नाम हम रख लेते हैं A, और प्रकाश की किरण चलती है ऐसे इसके बिल्कुल प्रधान अक्ष के बिल्कुल समानांतर। प्रकाश की किरण इस तरह से चलती है, ये बिल्कुल समानांतर होती है। और ये जो है दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है, इसको हम लोग मिला लेते हैं। और आपतन के पश्चात तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो परावर्तन की क्रिया होती है, तो ये हमारा जो है फोकस, और ये हमारा इसी जितनी दूरी हम P से F का लेते हैं उतना ही दूरी F और C के बीच लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वक्रता केंद्र है, C है। तो परावर्तन की जो क्रिया होती है तो ये जो है मतलब प्रतीत होती है कि फोकस से गुजर रही है। तो सबसे पहले डॉट 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 करके हम फोकस से मिलाते हैं और इधर से एक रेखा जो है इसके सीध में ऐसे बढ़ाते हैं। यानी आपतन इस तरह से होती है B बिंदु पर और परावर्तन की क्रिया जो होती है ऐसे होती है। ये परावर्तन की क्रिया हो रही है, ये आपतन हो रहा है, ये परावर्तन हो रहा है। लेकिन ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस से आती हुई लगती है। तो इस तरह से क्या है कि अब क्या है कि हमारा एक बिंदु, इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। मान लीजिए कि नाम हमने X रख लिया, X नाम हम रख लिए या कोई भी नाम रख लिए। अब है कि हम एक और भी बिंदु यहाँ से B से मतलब मिलाते हैं डॉट डॉट करके, और ये जो है C से आती हुई प्रतीत होती है, C से हम मिला देते हैं। और C जो है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये अभिलंब होता है। ये हम डायरेक्टली अगर इसको हम प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे तो ये अभिलंब डाला है, लेकिन अभिलंब जो डाला है ये अभिलंब है हमारा। अभिलंब का कोई भी हम नाम रख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने इसका नाम रख लिया P, या P हम इससे पहले नाम रख चुके हैं। मान लीजिए कि हमने इसका नाम Y रख दिया। तो अब हम भाषा में इसको क्या लिखेंगे, तो भाषा में लिखेंगे मान लिया, माना कि BB डैश
बीबी डैश एक उत्तल दर्पण है। बीबी डैश एक उत्तल दर्पण है। अपने से भी भाषा हम बना सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। माना कि बीबी डैश, ये है हमारा बी डैश उत्तल दर्पण है, जिसमें ध्रुव पी है, फोकस एफ, यहाँ फोकस एफ है, वक्रता केंद्र है सी, वक्रता केंद्र सी है, दर्पण के सामने ये ए बिंदु ए, दर्पण के सामने बिंदु ए से कोई प्रकाश की किरण दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से होकर के गुजर जाती है? तो बीएक्स दिशा में चली जाती है। पीछे बढ़ाने पर यह एफ से आती हुई प्रतीत होती है। बी बिंदु पर बी वाई अभिलंब डाला जो सी से आती प्रतीत होती है, यानी लगती है। सी से आती हुई प्रतीत होती है यानी लगती है। ये जो है सी से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग बिल्कुल भाषा बना लेंगे। माना कि बीबी डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें ध्रुव पी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी है, दर्पण के सामने, यहाँ दर्पण के सामने बिंदु ए से कोई किरण जो है वो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है। यहाँ आपतित हो गई और परावर्तन के बाद बीएक्स दिशा में, यानी ये जो है बीएक्स दिशा, हमारा ये दिशा है बीएक्स दिशा में चली जाती है। पीछे बढ़ाने पर यह फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। बी बिंदु पर अभिलंब जो है बी वाई डाला जो सी से आती हुई, अर्थात वक्रता केंद्र सी से ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम लोग चलेंगे कि इसको सिद्ध किस तरह से करेंगे। तो इसको, ये भाषा है, इसको आप नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, फिर हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये आखिर किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है ये आपतित रेखा है, ये आपतित हो गई, ए भी आपतित रेखा है, और यहाँ पर जो है सो परावर्तित रेखा है बी एक्स। तो आपतित रेखा और अभिलंब है बी वाई। तो आपतित रेखा और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। ये हो गया हमारा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है बी वाई। तो बी वाई और बी एक्स के बीच जो कोण बना, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो आई ये है और आर ये है। हम इसको जो है इस रूप में मान सकते हैं कि जो परावर्तन के नियम हैं उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि कोण ए बी वाई बराबर कोण वाई बी एक्स।
अब इसको लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। इसको कहेंगे अर्थात I बराबर R, इसको अर्थात I बराबर R हम लोग कह लेंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या है कि हम जानते हैं कि आप देखिए यहाँ पर दो सरल रेखा, इसको F और X सरल रेखा है और Y और C सरल रेखा है, इसको हम ढक लेंगे। इसको ढक लेंगे तो यहाँ पर हम दो सरल रेखा, यहाँ से यहाँ एक सरल रेखा है, यहाँ से यहाँ एक सरल रेखा है, दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो हम जानते हैं ज्यामिति से क्या होता है कि इस तरह के, अगर इस तरह की रेखाएं होती हैं, एक ऐसी रेखा एक इस तरह की रेखा आपस में काटते हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, फिर ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ भी यही बात है कि ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो कोण होगा R और यह जो कोण होगा यानी FBC, यानी ये जो है हमारा B है, B बिंदु है, तो FBC जो कोण होगा वह YBX के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे ज्यामिति से, ज्यामिति से हम लिख देंगे, ज्यामिति से, ज्यामिति से, ज्यामिति से लिखेंगे कोण YBX, कोण YBX बराबर कोण हो जाएगा FBC, FBC, अर्थात ये अगर R है तो यह भी R होगा, YBX जो है सो R है, तो YBX यदि R है तो यह भी क्या होगा, दोनों बराबर है तो यह भी R, FBC भी R हो जाएगा, तो ये हमारा R हो गया, यानी ये दोनों कोण हमारा बराबर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ABY यानी हमारा जो है सो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये इससे सिद्ध हो रहा है। अब इससे पहले सिद्ध हुआ कि ये और ये आपस में, ये और ये आपस में बराबर, इससे पहले सिद्ध हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक और हम जो जानते हैं, ज्यामिति से जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर, इसको हम लोग ढक लेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये समानांतर है, ये समानांतर है, इसको ये तिर्यकछेदी रेखा काट रही है, तो कोण, ये कोण जो होगा और ये कोण दोनों संगत कोण होंगे। तो संगत कोण अगर ये I है तो यह भी I हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्यामिति से, ज्यामिति से फिर लिखेंगे तो दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है कोण ABY, कोण ABY बराबर हो जाएगा कोण BCF, कोण BCF, यानी ये दोनों कोण बराबर है। तो ये अगर I है तो यह भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, यानी इसको हम I कह सकते हैं। अब क्या है, इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या है कि समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है कि ये कोण आपस में I बराबर R है। समीकरण 2 हमारा कहता है कि शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी ये अगर R है तो ये भी R है। और समीकरण 3 कहता है कि संगत कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण संगत कोण है, ये अगर I है तो यह भी I है। तो चूंकि क्या है, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या है कि यानी ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से क्या हो जाएंगे कि कोण इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज जो हमारा ये हो जाएगा FBC, FBC में क्या हो जाएगा कि कोण हमारा FBC, कोण FBC
अब बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी, यानी ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर है, किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि दो कोण अगर आपस में बराबर हो गए तो उनके सामने की जो भुजा होगी वह भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि हमारा ये दो कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इस त्रिभुज के सामने की भुजा बी एफ और इस कोण के सामने की भुजा एफ सी या सी एफ, यानी कोण सी यानी एफ सी बी, यानी इस कोण के सामने की भुजा एफ बी और इस कोण के सामने की भुजा एफ सी, ये दोनों बराबर होगी। तो हम लिखेंगे समान, हम माने चूंकि हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, यानी अगर बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, सामने की भुजा समान होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसी कारण से क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर एफ सी, इसलिए लिखेंगे एफ बी बराबर एफ सी। अब हम लोग लेंगे कि चूंकि हम यहाँ पर एक चीज शुरू में ही हम लोग ध्यान दे लें कि शुरू में ही इसको लिखना है कि चूंकि ये जो है बी जो है सो पी के अत्यंत निकट है, छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करते हैं, ये जो पूरा है ये छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करते हैं, तो बी बिंदु जो है सो पी के अत्यंत निकट है, बी बिंदु इसमें लिखेंगे चूंकि बी बिंदु पी के अत्यंत निकट है, यानी बहुत ज्यादा निकट है, तो बहुत ज्यादा निकट होगी तो क्या होगी, निकट है, इसलिए बी को पी के अत्यंत निकट लाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से क्या होगा, ये घूम करके इस तरह से ऐसे घूम करके यहाँ पर चलाएगा, बी बिंदु यहाँ पर चलाएगा, तो सीपी जो हो जाएगा वो सीबी जो हो जाएगा वो पी पर आधारित हो जाएगा, तो सीबी बराबर सीपी हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि बीएफ जो है वो भी पीएफ हो जाएगा। तो जो है सो बीएफ बराबर पीएफ लगभग, यानी बीएफ और पीएफ लगभग दोनों बराबर होंगे, यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होंगे। अब क्या होगा, बीएफ बराबर पीएफ होगा तो पीसी को जो हम लिखेंगे, जानते हैं दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र, यानी इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पीसी लिखेंगे, तो पीसी लिखेंगे पीएफ प्लस एफ सी, पीएफ प्लस एफ सी। अब है पीसी को हम जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा पीएफ और एफ सी, तो पीएफ प्लस एफ सी और पीएफ दोनों बराबर है, बीएफ बराबर पीएफ है, तो देखिए बीएफ और पीएफ बराबर हैं, और हम जानते हैं कि वक्रता यानी ये भुजा जो है सो बीएफ, सीएफ जो है सो बीएफ के बराबर है, और बीएफ जो है सो पीएफ के बराबर है, इसका मतलब सीएफ और पीएफ दोनों बराबर है, तो एफसी के बदले भी पीएफ लिख सकते हैं। यहाँ जो है इससे पहले हमने बीएफ बराबर एफसी कहा, बीएफ जो है सो एफसी के बराबर है, तो बीएफ एफसी के बराबर, और यहाँ पर हमने कहा कि बीएफ बराबर पीएफ, यानी बीएफ जो है सो पीएफ के, यानी ये रेखा इसके बराबर है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये और ये बराबर है, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, या पीसी को आर लिखेंगे तो आर बराबर पीएफ को हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे स्मॉल एफ और फिर पीएफ को स्मॉल एफ लिखेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, या आर बराबर हो जाएगा 2f, तो आर बराबर 2f, ये हमारा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी है। इसी को दूसरे शब्द में हम लिखना चाहें तो आर को इधर ले आएंगे तो गुना इधर आके भाग हो जाएगा, तो आर बटे 2 बराबर हो गया एफ, या एफ बराबर हम आर बाय
2 भी लिख सकते हैं, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। इस तरह से हमने देखा कि ये जो है बिल्कुल आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। एक बार संक्षेप में फिर से हम दोहरा लेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि मान लिया कि BB डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके बीच में P ध्रुव है और PC जो है प्रधान अक्ष है, इसको आगे की दिशा में यहां तक बढ़ा दिया गया है। दर्पण के सामने A बिंदु से कोई किरण B बिंदु पर आपतित होती है और BX दिशा में परावर्तित हो जाती है। B बिंदु पर BY अभिलंब डाला जो दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है वह यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहें, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए और यहाँ पर क्या हो गया कि ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण होते हैं, क्योंकि दो रेखाओं को कोई तिरछेदी रेखा काटते हैं तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर R है तो यह भी R हो गया। अब है कि ज्यामिति से हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को कोई तिरछेदी रेखा काटते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये अगर I है तो ये भी I है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये R है और ये I है और I और R दोनों बराबर है। इसका मतलब ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। किसी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर होते हैं, उनके सामने की जो भुजा होती है ये भी बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करते हैं। B बिंदु को P के निकट लाने पर तो क्या हो जाएगा, BF और PF बराबर हो गए। इससे पहले BF और FC बराबर थे, अब हो गया BF और PF बराबर हैं तो PF बराबर FC हो गया। अब PC को हम दो भाग में बांट सकते हैं, PF प्लस FC। तो PC जो है और PC को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R कहते हैं, PF को स्मॉल f, इसको भी स्मॉल f। तो इसका मतलब हो जाएगा R बराबर F PF प्लस PF, यानी R बराबर F प्लस F, R बराबर 2F, यानी F बराबर R/2। ये प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।